हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्री बॉर्न टॉकीज। आज जो मूवी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक चाइनीज रोमांटिक मूवी है जिसका नाम है अ ब्यूटीफुल लाइफ। तो चलिए आज की एक नई मूवी के सफर पर। मूवी की शुरुआत में हम हमारी मूवी की हीरोइन पेरू को देखते हैं जो कि एक बार में अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही थी और बहुत ड्रिंक भी कर चुकी थी। उसका बॉयफ्रेंड मैरिड था, इसीलिए वो उसे कॉल करके बताता है कि आज वो इवनिंग में अपनी वाइफ के साथ रहेगा। उसी बार में हम हमारे मूवी के हीरो फैंग को भी देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के बैचलर पार्टी में आया हुआ था। फैंग एक पुलिस ऑफिसर है एंड वो जब वॉशरूम जाता है तो वहाँ उसे पेरू भी दिख जाती है। पेरू ने बहुत ड्रिंक की हुई थी इसीलिए वो उस पे वोमिट कर देती है। जब फैंग पेरू को संभाल कर बाहर लाता है तो उसे वहाँ पेरू का एक कॉलीग मिल जाता है एंड वो पेरू को उसके साथ भेज देता है। फिर रात ज्यादा हो जाने की वजह से वो पार्टी आधी छोड़कर घर निकलता है क्योंकि घर पे उसका एक छोटा ब्रदर भी है एंड वो उसे बहुत ज्यादा केयर करता है। जब वो बाहर आता है तो पता नहीं कहां से फिर से पेरू उस पे गिर जाती है। वो पेरू को पकड़ता नहीं, इसलिए पेरू उसे कहती है मैं तुम पे गिरी पर तुम मुझे पकड़े क्यों नहीं। पेरू को वो अकेला तो छोड़ नहीं सकता था और बहुत रात भी हो चुकी थी, इसलिए वो पेरू को उसके घर ड्रॉप करना सही समझता है। पेरू उसे अपना घर का एड्रेस बताती है एंड वो उसे उठाकर घर लेकर जाता है। रास्ते में पेरू बताती है कि 1 ईयर पहले जब वो यहाँ आई थी तो उसके पास कुछ नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा पुअर थी, बट वो अब अपने दम पे खुद से घर गाड़ी सब खरीद चुकी है। फैंग पेरू को उसके घर ड्रॉप करता है एंड वो उसे उसके साथ रहने कहती है, पर वहाँ वो पेरू को किसी तरह सुलाकर उसके बैग में एक नोट लिखकर चला जाता है। उसके घर ड्रॉप करने का खर्चा $27 पड़ता है। फिर फैंग अपने घर पहुँचता है एंड सुबह उठकर वो अपने भाई के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। उसका भाई बहुत अच्छी पेंटिंग करता था एंड वो स्ट्रीट में स्टफ्ड एनिमल की जॉब करता है। आफ्टरनून में वो उसे लंच के लिए बुलाने आता है, पर उसका भाई वहाँ एक लड़की के साथ लंच कर चुका था। वो लड़की उसी स्ट्रीट पे ही बुक सेल करती थी। दूसरी तरफ एक लड़की की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाती है और उसे ठीक करने के लिए फैंग को बुलाया जाता है। फैंग जब वहाँ पहुँचता है तो वो पेरू ही थी। पेरू उसे पहचान जाती है एंड फिर उसे अपना कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट टाइम दोनों एक सुपरमार्केट में मिलते हैं। वहाँ पेरू फैंग का सामान देखकर उससे पूछती है क्या तुम अपनी वाइफ के साथ रहते हो, तो वो कहता है कि वो सिंगल है एंड फिर बताता है कि वो आज डम्पलिंग बनाने वाला है इसलिए शॉपिंग करने आया है। फिर फैंग की कुकिंग स्किल्स से काफी इम्प्रेस हो जाती है एंड फिर उसके ट्रॉली से सारा सामान खुद लेकर कहती है कि आज वो खुद डम्पलिंग्स बनाएगी। वो फैंग को ये भी कहती है कि उसे डम्पलिंग्स बनानी तो नहीं आती, इसीलिए रेसिपी के लिए वो उसे कॉल करेगी। घर पे फैंग पेरू के कॉल का वेट कर रहा था। जब पेरू ने कॉल किया तो वो उसे बताती है कि उसने बहुत ट्राई किया पर उससे कुछ नहीं बना। फिर वो उसे हेल्प मांगती है तो फैंग उसकी हेल्प करने उसके घर आता है एंड बहुत अच्छी सी डम्पलिंग्स भी बनाता है। ये देखकर पेरू उससे पूछती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुकिंग करते हो, तो फैंग कहता है कि नहीं वो तो सिंगल है। अब पेरू उसके लिए एक अच्छा सा कॉफी बनाती है एंड जब फैंग उसे पूछता है कि तुम कुकिंग किसके लिए करती हो, तो वो बताती है कि वो अब कुकिंग अपने बॉयफ्रेंड के लिए करती है। इन्हीं बातों में पेरू का बॉयफ्रेंड भी वहाँ आ जाता है एंड वो फैंग को प्लम्बर होने का नाटक करने कहती है। फैंग फिर वहाँ से चला जाता है। शाम को जब फैंग अपने फ्रेंड्स के साथ फिर बैठा होता है तो फिर से पेरू का कॉल आता है एंड इस बार वो फिर से ड्रंक थी, इसलिए फैंग को इस बार भी पेरू को घर छोड़ के आना पड़ता है। घर ले जाते वक्त फैंग उसे उसके बॉयफ्रेंड को कॉल करने कहता है तो पेरू बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड अपनी वाइफ के साथ है। वो एक्चुअल में बहुत ही दुखी थी। उसे फैंग का इतना केयर करना, हमेशा उसके साथ रहना बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इसीलिए वो उसे इंटीमेट होने की कोशिश करती है पर फैंग उसे रोक देता है। पेरू रोने लगती है। फैंग, उसका बॉयफ्रेंड, कोई भी उसे पसंद नहीं करते। उसे ठंड लग रही थी इसलिए वो फैंग को उसे होल्ड करने कहती है एंड ऐसे ही दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर जब फैंग पेरू के फ्रिज देखता है तो वहाँ कोई खाना नहीं होता, इसलिए वो पेरू को अपने घर ब्रेकफास्ट पे बुला लेता है। वो पेरू एंड अपने ब्रदर के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है एंड जब अपने ब्रदर को ढूंढने जाता है तो उसका छोटा भाई घर पे नहीं होता। एक्चुअली आज उसके भाई की छुट्टी थी, फिर भी वो स्ट्रीट पे जाकर मैगजीन सेल कर रहा था। अब पेरू और फैंग दोनों वहाँ जाते हैं एंड फैंग अपने भाई को फिर घर लेकर आता है। वहाँ पेरू को पता चलता है कि उसके भाई को तो स्ट्रीट की एक क्यूट सी लड़की बहुत ज्यादा पसंद है। घर आकर जब पेरू उसे ये पूछती है तो वो शर्माने लगता है। उसके भाई का नाम जैंग था। जैंग को भी पेरू फैंग के लिए बहुत ज्यादा पसंद आती है। अगले दिन पेरू के घर का करंट ठीक नहीं था, इसीलिए वो फैंग के घर आई थी।
वो वहाँ फैंग के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स एंड उसके मैरिज का सर्टिफिकेट भी देखती है। जब फेरू उसे उसकी मैरिज के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि अचानक एक दिन उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई, पर कहाँ गई और क्यों गई ये रीजन उसे पता नहीं। फैंग अपनी वाइफ से पहली बार कैसे मिला था ये सारी चीजें उसे अभी तक याद है। ये सारी चीजें सुनकर पेरू को बहुत अच्छा फील होता है। फिर फैंग उसे एक ब्लैंकेट देता है जिससे फैंग की ही स्मेल आ रही थी। पेरू को ये बहुत ही कोजी फील करती है एंड वहाँ एक गिटार भी था जो फैंग अपनी वाइफ के लिए प्ले करता था। अब पेरू के कहने पर वो पेरू के लिए भी गिटार प्ले करता है। अगले दिन जब वो पुलिस स्टेशन जाता है तो उसके फ्रेंड उसे पिछले दिनों की रिपोर्ट सबमिट न करने का रीजन पूछते हैं। फैंग ने रिपोर्ट्स तो रेडी कर दिए थे पर अभी तक उसे पता नहीं क्यों सबमिट नहीं किया था। अब तक फैंग एंड पेरू बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे, इसीलिए जब पेरू उसका हेयर कट कर रही थी तो वो फैंग को उसके बॉयफ्रेंड को स्टॉक करने को कहती है, पर ये वर्क एथिक्स के खिलाफ था, इसीलिए वो मना कर देता है। पर फिर अपने फ्रेंड के साथ पेरू के बॉयफ्रेंड को ढूंढने निकलता है एंड यहाँ उसे पता चलता है कि पेरू का बॉयफ्रेंड तो उस पे चीट कर रहा है एंड अभी वो किसी और के साथ है। पर ये सारी चीजें वो आकर पेरू को नहीं बताता। फिर पेरू खुद ही उसके बॉयफ्रेंड को स्टॉक करके रेड हैंडेड पकड़ लेती है एंड फिर फैंग को भी कॉल कर देती है। दोनों में हाथापाई होती है एंड फिर पेरू उसे उसके पैसे वापस मांगती है, बट पेरू का बॉयफ्रेंड पैसे लौटाने से उसे मना कर देता है। पेरू अभी बिल्कुल ही ब्रोक हो चुकी थी, उसके पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। फैंग के पास जाकर बहुत रोती है, उसका घर, उसकी जॉब सब चला जाता है। जब फैंग उससे मिलने आता है तो वो एक छोटे से घर पे रहती है एंड अभी वो अपना खुद का ऑफिस बनाने का सोच रही है, इसीलिए वो फैंग को लेकर ऑफिस की लोकेशन दिखाती है, पर उसका रेंट बहुत ज्यादा ही था। फैंग पेरू की फाइनेंशियल कंडीशन जानता था, इसीलिए उसे थोड़ा अलर्ट रहने को कहता है, पर ये सब सुन के पेरू चिढ़ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि फैंग उस पर बिलीव नहीं करता, बट फैंग तो उसकी सेफ्टी देख रहा था। घर आकर जैंग जिस लड़की से प्यार कर रहा था वो एंड उसकी मॉम फैंग के घर आते हैं। उस लड़की का नाम जावा था। फैंग उनसे कहता है कि अभी भी वो अपने भाई का ख्याल रखता है एंड अगर ये दोनों की शादी हो गई तो वो ये दोनों का ही ख्याल रखेगा और इन्हें कोई भी चीजों की प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जावा की मॉम को तो पहले से ही जैंग बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए वो कहती है कि जावा म्यूट है। फिर भी जैंग ने जिस बारीकी एंड जिस प्यार से उसका पेंटिंग बनाया है ये शो करता है कि वो उससे कितना प्यार करता है, इसीलिए वो जावा की शादी जैंग से करने को राजी हैं। ये सुनकर फैंग इमोशनल हो जाता है एंड वहाँ सभी खुश हो जाते हैं। अब शादी की सेलिब्रेशन के लिए सब ड्रिंक्स पे जाते हैं। यहाँ पेरू बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है एंड आते वक्त फैंग से बहुत सारी बातें करती है। वो कहती है कि एक तरफ उसकी फैमिली है जो सिर्फ उससे पैसे मांगते हैं, बहुत ज्यादा ही सेल्फिश है, एंड एक तरफ फैंग की फैमिली है जो हमेशा एक साथ रहती है, एक दूसरे से प्यार करती है। वो विश करती है कि काश उसे भी कोई ऐसा ही प्यार करने वाला मिल जाए। जब फैंग घर आता है तो जैंग ने एक पोर्ट्रेट बनाया था, उसमें जावा, जैंग, फैंग एंड पेरू एक साथ थे, पूरे फैमिली की तरह। नेक्स्ट डे पेरू लोन लेने जब बैंक में जाती है तो बहुत ट्राई करने के बाद भी उसे लोन नहीं मिलता। ये सब फैंग भी जान रहा था। वो पेरू की हेल्प करने का सोचता है। फिर उसके भाई की भी शादी की उसकी प्रिपरेशन करनी थी, इसीलिए वो अपना घर सेल कर देता है एंड जो पैसे मिलते हैं वो पेरू को दे देता है। पेरू के ऑफिस का काम भी स्टार्ट हो जाता है। ये सारी बातें फैंग के दोस्त को जब पता चलती है तो वो उसे ऐसा करने का रीजन पूछता है, तो फैंग उसे बताता है कि वो पेरू को बहुत ज्यादा पसंद करता है। वो तो पहले से ही चाहता था कि वो विलेज में रहे, तो अगर पेरू की हेल्प के लिए उसे अपना घर सेल करना पड़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो चाहता है कि उसकी दुनिया पेरू के साथ ही हो, पेरू उसके साथ हमेशा ही रहे। दूसरी तरफ पेरू के ऑफिस में कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं एंड वो कंस्ट्रक्शन को इलीगल बताते हैं। वहाँ की वायरिंग और भी बहुत सारी चीजें बहुत अलग थी। एक्चुअली पेरू हांगकांग से थी, इसीलिए उसे चाइनीज रूल्स पता नहीं थे, इसीलिए अब उसे पूरी सेटिंग तोड़नी पड़ेगी एंड इस डबल खर्चे के लिए पेरू अभी रेडी नहीं थी। ये सारी चीजें वो अब अफोर्ड नहीं कर सकती। शाम को फैंग अपने ब्रदर के वेडिंग के लिए पिंस लाता है, पर यहाँ जावा उसे बताती है कि ये पिंस तो वो पहले भी बहुत बार ला चुका है। ये देखकर फैंग बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि ये सारी चीजें तो उसे बिल्कुल भी याद नहीं है। जैंग फिर फैंग को लेकर हॉस्पिटल आता है। वहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके ब्रेन में कोई बीमारी है, इसलिए वो धीरे धीरे सारी चीजें भूल जाएगा। ये सुनकर फैंग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब फैंग पुलिस स्टेशन में किसी ने उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर दी थी क्योंकि वो ऑफिस
उसकी गाड़ी लेकर पेरू की हेल्प कर रहा था। फैंग बहुत ही अच्छा इंसान था, इसीलिए उसके कलीग्स उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। पर अब उसकी बीमारी और ये कंप्लेन की वजह से फैंग खुद ही अपना जॉब छोड़ देता है। जाते वक्त सभी उसे सैल्यूट करते हैं। वहाँ से वो पेरू से मिलने आता है, पर पेरू सब छोड़कर बिना फैंग को बताए कहीं चली गई थी। ये देखकर फैंग बहुत रोता है, उसे बहुत बुरा फील होता है, वो बहुत हर्ट हो जाता है। अब पेरू ये सारी चीजें छोड़कर अपने भाई के घर पे रहने लगी थी। वो जब कहीं बाहर खाना खा रही थी तभी वो अपने फैमिली को वहाँ देखती है, पर उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। वहाँ उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड की अभी शादी हो रही है। पेरू के पास एक नोटपैड था जिसमें हमेशा फैंग कुछ न कुछ लिखता था। एक बार उसने पेरू को अल्कोहल ज्यादा नहीं पीने को लिखा था, फिर नेक्स्ट क्या लिखा था वो उसने फाड़ के फेंक दिया था। पेरू क्यूरियोसिटी में उसे पेंसिल से स्क्रैच करती है, जिससे पता चलता है कि फैंग ने लिखा था कि तुम कभी अकेले मत रहना। अब पेरू फैंग से मिलने वापस आती है तो फैंग वहाँ अब नहीं रहता। वो उसके ऑफिस, उसके घर, हर जगह उसे ढूंढती है, पर फैंग उसे मिल नहीं पाता। फिर वो उसी टाउन में एक कॉल सेंटर में काम करने लगती है एंड ऐसे ही एक दिन उसे फैंग का एक फ्रेंड मिल जाता है। वो पेरू को बताता है कि फैंग अब विलेज में रहता है एंड उसकी कंडीशन भी बताता है और फिर कहता है कि तुम उससे अभी प्लीज मत मिलो, क्योंकि तुम फिर से उसे छोड़ के चली जाओगी एंड इस बार उसे ये नहीं सहा जाएगा। पर तब भी पेरू फैंग से मिलने जाती है, जहाँ वो जावा से मिलती है। अब जावा, जैंग और फैंग एक साथ रहते हैं एंड जावा सबका ख्याल रख लेती है। वो पेरू को कहती है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उनका ख्याल रखना हमें अच्छा लगता है, ये कोई बर्डन नहीं होता। फिर वो जाकर फैंग से मिलती है जो मार्केट गया था वेजिटेबल्स लाने। फैंग उसे देखता है पर उससे बात नहीं करता। वो अब भी पेरू से बहुत ज्यादा नाराज और हर्ट था। फिर पेरू खुद उसके पास आती है और कहती है कि इतने दिन बाद हम मिले हैं तो एटलीस्ट मुझे डिनर तो कराओ। अब डिनर करते वक्त फैंग उसे अपनी बीमारी के बारे में बताता है। फिर पेरू उससे कहती है कि जब उसे पता चला इस बीमारी के बारे में तो वो बहुत डर गई थी, पर फिर भी उसे अपना लव रियलाइज हुआ और अब वो फैंग को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। एंड फैंग ने भी तो उसे यही कहा था, अकेले नहीं रहना चाहिए, तो अब वो हमेशा फैंग के साथ ही रहेगी। वो फैंग से कहती है कि अगर वो सारी चीजें भूल जाने वाला है तो उसे ये मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। और ऐसा कहकर वो फैंग को किस कर लेती है। फिर दोनों धीरे धीरे इंटीमेट हो जाते हैं। अब थोड़े दिन बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं और सभी एक साथ रहते हैं और जॉब करते हैं। अब फैंग भी सिक्योरिटी गार्ड का काम करने लगा है एंड इवनिंग में वो पेरू को लेने आता है। कुछ दिन तो सब सही चलता है, पर एक दिन फैंग रात को जब घर लौटता है तो उसे याद आता है कि वो तो पेरू को पिक करना ही भूल गया। वो भागते भागते उसके पास जाता है। वहाँ पेरू ठंडी पड़ चुकी थी। वो उसके पास जाकर उसे सॉरी कहता है, पर वहाँ पेरू उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। इससे फैंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे लगता है कि बेबी और फैंग दोनों का पेरू एक साथ ध्यान नहीं रख पाएगी, वो उस पे बर्डन हो जाएंगे। पर पेरू उसे कहती है कि वो बहुत ज्यादा ही खुश है कि वो मॉम बनने वाली है एंड वो ये बच्चा हमेशा ही चाहती है और वो फैंग के साथ ही रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। इधर फैंग की बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक बार वो जब कुक कर रहा था तो वो राइस बनाना भूल जाता है। इसी वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। अब वो हर चीज के लिए बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गया था। जब वो बाहर जाता है तो कहीं उसके पैसे कोई ना ले जाए, इसलिए डर डर के जाता है। ये सारी चीजें जब जैंग देखता है तो वो उसके पीछे एक दिन जाता है, पर बाहर जाकर दोनों का झगड़ा हो जाता है एंड इसी में एक कार आकर फैंग को नीचे गिरा देती है। घर आकर पेरू जब उसका बैंडेज करती है तो उसे काम डाउन होकर वरी ना करने को कहती है। रात को वो फैंग को रिक्वेस्ट करती है कि वो हर चीज चाहे भूल जाए पर उसे कभी ना भूले, क्योंकि उसे जावा ने कहा था कि हम जिससे प्यार करते हैं उसे हम चाहकर भी नहीं भूल पाते। दोनों एक दूसरे को काम डाउन करते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों सोनोग्राफी के लिए जाते हैं, जहां उन्हें पहली बार अपने बेबी की हार्ट बीट सुनाई देती है। कुछ दिन बाद सिटी से फैंग के कुछ फ्रेंड्स उनसे मिलने आते हैं एंड बातों ही बातों में वो उन्हें उसके बेबी का नाम पूछते हैं। पेरू एंड फैंग ने जो नाम डिसाइड किया था अब तक फैंग उसे भूल चुका होता है। वो अब बहुत ज्यादा ही भूलने लगा था, इसलिए वो सोचता है कि उसके बेबी को एक बेटर लाइफ देने के लिए उसे कहीं अच्छी सी जॉब करनी चाहिए। इसीलिए वो अपने फ्रेंड को ढूंढने पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ अब ना वो ना उसका फ्रेंड दोनों काम नहीं करते, ये उसे याद नहीं था।
ये सारी बातें जब फैंग को वो लोग समझाने की कोशिश करते हैं तभी ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। पर सही टाइम में वहाँ पेरू पहुँच जाती है एंड उसे समझा कर घर ले आती है। रात को जब फैंग गिटार बजा रहा था तो वो बताता है कि गिटार प्ले करना उसके पापा ने उसे सिखाया है एंड आज वो उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। पर तभी पेरू को लेबर शुरू हो जाता है एंड फैंग उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर आता है। डिलीवरी नॉर्मल होती है एंड अब पेरू और बच्चे दोनों ही हेल्दी थे। अब बच्चे को पेरू और फैंग दोनों मिलकर संभालते हैं। बेबी छोटा था इसीलिए जब फैंग उसके लिए मिल्क बनाता है तो वो थोड़ा वरिड हो जाती है क्योंकि फैंग को कुछ याद नहीं रहता। मे बी वो बेबी का मिल्क थोड़ा रॉन्ग बना दे। इसीलिए एक बार पेरू फैंग को पूछ ही लेती है, अच्छा बताओ बेबी के मिल्क में कितना चम्मच पाउडर पड़ता है। तो ये सुनकर फैंग बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में ही घर से बाहर चला जाता है। पर तभी वो एक चोर को देखता है एंड उसे पकड़ने को भागता है। पर वो चोर उसके साथ हाथापाई में एक बड़े से पत्थर से उसे मारता है जिससे फैंग वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर में लोग उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। 5 दिन तक वो अनकॉन्शियस पड़ा रहता है एंड 5 दिन तक उसके बेड के पास पेरू उसका बिना खाए बिना पिए वेट कर रही थी। वो उससे कहती है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, हमारा एक छोटा सा बेबी है, उसे हमारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। 5 दिन पेरू बिना खाए पिए थी, इसीलिए पेरू की भी तबीयत बिगड़ गई थी। उसे भी वही हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। फैंग की हालत बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल थी। उसे व्हाइट लाइट्स दिखने लगी थी। फिर उसके माइंड में कैसे वो पेरू से मिलता है, फिर पेरू कैसे वापस आती है और फिर वो बेबी को पहली बार कैसे पकड़ता है, ये सारी चीजें दिखने लगती हैं। एंड अचानक उसे होश आ जाता है। अब फैंग को होश आते ही वो सीधा पेरू के पास जाता है एंड दोनों एक दूसरे को पकड़कर बहुत रोते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं एंड अब जैसे फैंग कोई इम्पोर्टेंट चीज ना भूले इसीलिए वो उसके साथ हमेशा एक कैमरा रखता है। फिर इवनिंग में पेरू फैंग उनके बेबी के साथ बाहर वॉक के लिए जाते हैं। अब ये तीनों बहुत ही ज्यादा हैप्पी थे। प्रॉब्लम्स में भी एक दूसरे के साथ रहते थे और एक दूसरे का साथ देते थे और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही मूवीज आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।